तो थायराइड ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे छोटी कौन सी है? पिट्यूटरी। दिस इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। उसके अलावा ये कहां प्रेजेंट होती है? आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप, वायु नाल, ठीक है। और कितने लोब होते हैं? 2 लोब्स यानी क्या बोल सकते हैं? बाइलोब्ड। और दोनों लोबों को आपस में कौन जोड़ता है? दोनों लोब्स आपस में थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बने, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े होते हैं, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते थे? विच इज नोन एज इस्थमस, जिसका नाम है इस्थमस, ठीक है। कैसा दिखता था? ऐसा। और ये रहा ट्रैकिया, और ट्रैकिया में रिंग होती है, ये रही कार्टिलेजिनस रिंग, ये रहा ट्रैकिया, ये रही थायराइड ग्लैंड। ये कहां से देख रहे हैं? आगे से। वेंट्रल व्यू की डॉर्सल व्यू? वेंट्रल व्यू। दिस इज वेंट्रल व्यू, वेंट्रल व्यू। फिर इसके बाद जब हम लोग ने इसका टीएस काटा, तो हमें 2 चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक दिखाई पड़ेगा क्या? थायराइड फॉलिकल्स, और दूसरा दिखाई पड़ेगा स्ट्रोमल टिश्यू। एक क्या दिखाई पड़ेगा? थायराइड फॉलिकल्स, और दूसरा दिखाई पड़ेगा क्या? स्ट्रोमल टिश्यू। इसमें भी हमने इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ कर लिया। किसी एक फॉलिकल्स के अंदर चलते हैं तो हमको इसके अंदर क्या दिखाई पड़ेगी? फॉलिकुलर सेल्स, बहुत सारी ऐसे फॉलिकुलर सेल्स दिखाई पड़ेगी, और ये एक सेंट्रल ल्यूमेन को घेरेगी। दिस इज सेंट्रल ल्यूमेन, दिस इज फॉलिकुलर सेल्स, और इसे बोलेंगे क्या? इस सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थायराइड फॉलिकल। सिंगल गोले को क्या बोलेंगे बाहर से? थायराइड फॉलिकल। जबकि थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या पाया जाएगा? फॉलिकुलर सेल। और क्या पाया जाएगा? सेंट्रल ल्यूमेन। ये क्या करेगा? इट फॉर्म्स 2 हार्मोन, ये 2 हार्मोन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ आयोडीन की विदाउट हेल्प ऑफ आयोडीन? विद द हेल्प ऑफ आयोडीन की मदद से बनाएगा। और आयोडीन हम खाने में लेते हैं कि नहीं? डेली लेते हैं, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, दैट इज T3 एंड T4 हार्मोन। अभी नाम बता रहा हूं इनका पूरा, ठीक है। ये कैसे बनते हैं यहां लिख देता हूं। फॉलिकुलर सेल निकालती है एक केमिकल, नाम है टीजीबी। टीजीबी को बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। देखो, टी से थायरो, जी से ग्लोब्यूलिन, तो जीबी आ जाएगा, थायरोग्लोब्यूलिन। जो हम आयोडीन लेते हैं, आयोडीन फ्रॉम डाइट, वो इनऑर्गेनिक आयोडीन है। जब ये इसके साथ जुड़ेगा, ऑर्गेनिक आयोडीन के रूप में बदल जाएगा, और तभी बनता है 2 हार्मोन। एक को बोलते हैं T3, एक को बोलते हैं T4। T3 का पूरा नाम है ट्राईआयोडोथायरोनिन। तो 2 केमिकल निकलते थे, T3 और T4। T3 का नाम है ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 का नाम है टेट्राआयोडोथायरोनिन।
क्लियर होगी बात? और आप देख पा रहे हो थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के आइदर साइड पे है, दो लोब स्पष्ट दिख रहे हैं और दोनों को बीच में एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जोड़ा जा रहा है जिसका नाम है इस्थमस। ये दोनों के बीच कॉमन होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को फ्रंट से देखेंगे यानी आगे से यानी वेंट्रल व्यू तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, और बैक से मैंने इसलिए अभी नहीं दिखाया क्योंकि बैक से जब देखेंगे इधर से तो आपको ये हिस्सा इस्थमस नहीं दिखेगा, ऐसा है कुछ, ये हाथ है ऐसे है, तो जब पीछे से देखेंगे तो ऐसा गैप दिखाई पड़ेगा, देखो दिस इज अ गैप, ये गैप दिखाई पड़ेगा। और पीछे की तरफ चारों कोनों पे एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, यहाँ पर क्या होती है एक और ग्लैंड पाई जाती है जो रेड कलर की होती है। थायराइड ग्लैंड पिंक कलर की होती है और ये रेड कलर की होती है। ये रेड वाली जो है ना चारों कोनों पे पाई जाएगी, दो पेयर होती है, दो जोड़ा, नाम है इसका क्या, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। इज दैट क्लियर? मैंने अभी अभी बताया कि थायराइड ग्लैंड जो होती है इस्थमस द्वारा जुड़ी होती है, आप देख पा रहे हो। और मैंने ये भी बताया कि उसमें देखो दो लोब होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट, भाई टू लोब है तो बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ। इसके अंदर गए तो देखो क्या क्या दिखाई पड़ेंगे, फॉलिकुलर फॉलिकल्स दिखाई पड़ेंगे जिनको थायराइड फॉलिकल कहा था, और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू दिखाई पड़ेगा। स्ट्रोमल टिश्यू यहाँ बीच में, ये जो बीच वाला टिश्यू है ना इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। तो दो चीजें दिखाई पड़ेंगी, एक दिखाई पड़ेगा थायराइड फॉलिकल, ये देखो गोले गोले को क्या बोलेंगे, थायराइड फॉलिकल, एक गोला, दो गोला, तीन, चार, पांच, ये सब है थायराइड फॉलिकल। और ये जो बीच की सेल है ना इनको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू। सारी बातें क्लियर? यही जो फॉलिकुलर सेल होती है जब इनको आयोडीन मिला तो ये थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलकर के दो हार्मोन बना देती है, एक का नाम था T3, एक का नाम था T4, ठीक है ना, दो हार्मोन बन जाते हैं और यहाँ पे वो स्टोर कर लेती है। इसका क्या नाम है, सेंट्रल ल्यूमेन, सेंट्रल ल्यूमेन में स्टोर कर लेती है। जबकि बाहर का जो टिश्यू है ना स्ट्रोमल टिश्यू, वहां देखो एक विशेष तरह की सेल पाई जा रही है और उस सेल का नाम पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल बोलते हैं, वो पाई जा रही है और ये निकालती है नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन, नाम टीसीटी, टीसीटी का पूरा नाम थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है ना, थायरोकैल्सिटोनिन। देखो थायराइड ग्लैंड ऐसी होती कुछ, साथ में ब्लड वेसल्स और ये सारी चीजें पाई जाती हैं। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड का काम क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो कितने हार्मोन निकले थे, कितने हार्मोन निकले थे, दो हार्मोन निकलते थे, T3 और T4। तो एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं कि जब फॉलिकुलर सेल कौन सा केमिकल निकालता है, थायरोग्लोबुलिन, टीजीबी, और हमने डाइट से क्या लिया, डाइट से लिया आयोडीन, कहां से, वाया सॉल्ट। हमारे नमक में क्या है, आयोडीन लिखा होता है, आयोडाइज्ड नमक, देश का नमक, टाटा नमक लिखा होता, नहीं लिखा होता ऊपर, है ना। तो टीजीबी जब आयोडीन के साथ मिलता है तो बनता है दो हार्मोन, टू हार्मोन्स बनते हैं। नाम क्या है, एक का नाम है T3 और एक का नाम है T4। T3 का नाम होता है ट्राई ट्राई आइडो आइडो थायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्रा टेट्रा आइडो थायरोनिन, थायरोनिन। एक का नाम है T3, एक का नाम है T4, तो दो हार्मोन बन गए यहाँ पे। समझ आई बात? क्लियर है? नोट कर लीजिए, T3 का पूरा नाम ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 का दूसरा नाम टेट्रा आइडोथायरोनिन। और आपने सुना होगा थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन किसे कहते हैं, जिसमें आयोडीन ज्यादा हो, यानी ट्राई को कि टेट्रा को, हाँ, तो दिस इज थायरॉक्सिन। दिस इज थायरॉक्सिन। आयोडाइज्ड हार्मोन है कि नॉन आयोडाइज्ड? यदि किसी के भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, लिख देता हूं, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, तो क्या हो जाएगा। तो आप बताओ, ये तो बनाएगी हमारी सेल,
पर बाहर से क्या नहीं खा रहे हैं, नमक, नमक खा रहे हैं पर उसमें आयोडीन नहीं है। अब आयोडीन नहीं है तो बताओ क्या इसको 3 आयोडीन मिलेगा, क्या इसको 4 आयोडीन मिलेगा? तो ना T3 बन पाएगा ना T4 बन पाएगा, मतलब इनकी कमी हो जाएगी कि अधिकता हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना। तो फिर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इट लीड्स टू हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन की हाइपरसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कम निकलेगा। अगर थायरॉक्सिन कम निकलेगा तो बताओ क्या होगा, इससे हो जाएगा ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड सूज जाएगी, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाएगी क्योंकि टीएसएच हार्मोन ज्यादा निकलेगा। पिट्यूटरी से निकलता था ना टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको लगेगा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा टीएसएच भेजेगा। जब ज्यादा से ज्यादा टीएसएच भेजेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, अपनी पूरी शक्ति लगाएगी कि और बनाओ, ताकत से ज्यादा उस पर लोड बढ़ गया, ताकत से ज्यादा लोड बढ़ गया तो बताओ स्वेलिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पेन होगा कि नहीं होगा, जलन होगी कि नहीं होगी। इसलिए देखा होगा कुछ लोगों का ये पोर्शन बाहर निकल आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं घेगा, घेगा रोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। ऐसा उसी लोगों को होता है जो लोग नमक में क्या नहीं खाते, आयोडीन, ठीक है ना, इसको हिंदी में घेगा रोग भी बोलते हैं। सुना है आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा। इसमें क्या हो जाती है, देयर इज स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, और ये हमारे यहां से उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, देखा होगा आपने कोई केस। और ज्यादातर ये हिल स्टेशन वालों को होता है क्योंकि हिल स्टेशन पे क्या होता है, वो लोग नमक ऐसा यूज करते हैं जिसमें आयोडीन की कमी हो, क्योंकि हिल स्टेशन पे नमक में आयोडीन की काफी कमी होती है, तो उन लोगों को ऐसा ज्यादा होता है, यानी कि घेगा रोग उन लोगों को ज्यादा होता है। इतनी बातें क्लियर है? If there is deficiency of thyroxine in pregnant female तो क्या होगा, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हो रही है आयोडीन की कमी तो क्या हो जाएगा, वो भी प्रेगनेंसी के समय हो रही है, तो किस पर ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा ना, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। देयर इज बैड इंपैक्ट, इसका रिजल्ट ये होगा बैड इंपैक्ट ऑन नियोनेट्स, नवजात शिशु पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, 1-2 पॉइंट, पहला शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा, यानी मेंटली रिटार्डेड होगा, और उसका आईक्यू वीक होगा कि स्ट्रांग होगा, वीक, यानी क्या, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट स्टॉप, मतलब मेंटली रिटार्डेड होगा, रिटार्डेड यानी इसका लो आईक्यू होगा कि हाई आईक्यू, आईक्यू समझते हो ना, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट, आईक्यू निकाला जाता है, सबसे कम जिसका होता है उसे इडियट कहते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा होता है उसे जीनियस कहते हैं। और फिजिकल विकास रुका मतलब क्या होगा, ना तो मसल ग्रो कर पाएंगे ना बोन ग्रो कर पाएंगे, इसलिए इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, यानी देयर इज नो ग्रोथ इन मसल एंड बोन, मसल्स एंड बोन्स, इसीलिए इनका क्या होगा, स्टंटेड हाइट होगी। सो स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड का मतलब होता है बहुत धीमी गति से वृद्धि होना, तो ये बौने रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं। और क्या होगा, अब इनमें ब्रेन का विकास ना होने के कारण ना सुन पाते हैं और ना ही क्या हो पाते हैं, बोल पाते हैं, यानी डीफ एंड म्यूटिज्म होते हैं, डीफ एंड म्यूटिज्म यानी गूंगे और बहरे,
और इनकी स्किन पिगमेंटेड होती है, स्किन इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल होती है, हम सबकी नॉर्मल है, इनके एबनॉर्मल है, एक्सेट्रा, ये सब इनके अंदर फीचर्स आ गए। यानी बच्चे में रोग ही रोग है, ना बच्चा बोल पाएगा, ना सुन पाएगा, और ना उसकी वृद्धि होगी, और मानसिक रूप से भी क्या है, विक्षिप्त है। और कल मैंने बताया था इस तरह के बच्चे ड्वार्फ रह जाते हैं ना, ड्वार्फ रह जाते हैं, यानी ड्वार्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि हाइट नहीं बढ़ेगी तो ड्वार्फिज्म बोलेंगे। पर ये ड्वार्फिज्म कौन सा कहलाएगा, थायराइड वाला ड्वार्फिज्म कि पिट्यूटरी वाला? थायराइड ड्वार्फिज्म। थायराइड ड्वार्फिज्म को क्रिटिनिज्म भी बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, याद आया कल, क्रिटिनिज्म। और कल मैंने बोला था, कल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में जो बच्चा होगा वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परफेक्ट होगा, केवल हाइट नहीं हो बढ़ेगी उसकी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो शारीरिक रूप से वृद्धि हो रही है, ना मानसिक रूप से वृद्धि हो रही है, दोनों तरह से वीक है। ऐसा बच्चा दूसरे को क्या इंटरटेनमेंट करेगा? इसलिए ये बच्चे क्या सर्कस में काम कर पाएंगे? नहीं, ये बच्चे सर्कस में काम करके दूसरों को इंटरटेनमेंट नहीं दे पाएंगे। इज दैट क्लियर? इसीलिए थायराइड क्रिटिनिज्म खतरनाक है, किसकी तुलना से? पिट्यूटरी क्रिटिनिज्म की तुलना से, राइट। अगर if hyposecretion is reported in adult human, मैं यहां लिख दूं जो प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट तो है नहीं, पहले केस में क्या थी, प्रेग्नेंट थी, तो बच्चे पे बुरा असर पड़ा। अब इसी पर बुरा असर पड़ेगा। पहले बच्चा ज्यादा नाजुक था कि मम्मी नाजुक थी? बच्चा ज्यादा नाजुक होता है तो बच्चे पे बहुत सारा प्रभाव पड़ गया, क्योंकि बच्चा तो अभी विकसित हुआ ही नहीं था, मम्मी तो पहले से विकसित थी, मम्मी की आईक्यू पहले से डेवलप थी, मम्मी का शारीरिक विकास हो चुका था, तो उनपे तो कोई निगेटिव इंपैक्ट आया नहीं। लेकिन अब इनपे क्या निगेटिव इंपैक्ट आएगा? इनका भी शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका है, ठीक है ना, और बच्चा भी बॉर्न नहीं हो रहा है, तो प्रभाव इन पे पड़ेगा। वो भी क्या प्रभाव पड़ेगा? फीमेल में सबसे सेंसिटिव होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर की बजाय इरेगुलर हो जाएगी, बस इतना प्रभाव पड़ेगा। तो क्या इफ हाइपोसिक्रेशन इज रिपोर्टेड इन एडल्ट ह्यूमन जो कि नॉन प्रेग्नेंट है, तो क्या हो जाएगी? उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी रेगुलर की बजाय इरेगुलर। ये बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा इन पे, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, थायराइड फॉलिकल में, थायराइड फॉलिकल पता है ना, अभी बताया था, थायराइड फॉलिकल्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं। नोड्यूल्स यानी गांठ, गांठ बनने का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव सेल डिवीजन हो गया ना, कैंसर, कहीं गांठ बने मतलब कैंसर हो गया, ठीक है ना, दैट मीन्स ट्यूमर, ट्यूमर हो गया, नोड्यूल या ट्यूमर बन गया। तो बताओ सेल डिवीजन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। एबनॉर्मल हो जाएगा कि नॉर्मल? एबनॉर्मल सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? दैट इज कैंसर। समझो कैंसर हो गया, और अगर कैंसर हो गया तो बताओ क्या होगा? सेल बढ़ गई तो हार्मोन ज्यादा निकालने लगेंगी कि कम? ज्यादा निकालने लगेंगी, ठीक है ना। देयर इज ओवर सिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन ज्यादा निकलने लगा, अब थायरॉक्सिन ज्यादा निकलने लगेगा ना, तो भी एक रोग हो जाएगा। उस रोग को बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव डिजीज, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज। ये हाइपोसिक्रेशन से हो रहा है कि हाइपर सिक्रेशन से? ठीक है। अब एक्सो का मतलब होता है बाहर, अप्था का मतलब होता है आंखें। आंखें, आंखों के पीछे फैट इकट्ठा हो जाता है, आंखों के पीछे क्या होता है? फैटी टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं। अब आंख बाहर आ जाएगी कि अंदर आएगी? बाहर की तरफ आ जाएगी, ऐसे लगेगा घूर रहा है कोई,
ऐसे लगेगा वो घूरता हुआ आदमी है। तो कभी कभी कुछ लोगों की आंखें नहीं देखते होगे कि लगता है वो घूर रहा है, लेकिन वो घूर नहीं रहा होता है, उसको हो गया एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। तो इसमें क्या होता है, आंखों के पीछे फैट इकट्ठा हो जाता है, जिससे आंखें बाहर आ जाएंगी। बाहर आ जाती तो सोते समय भी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती, और ऐसा लगेगा कि व्यक्ति आपको घूर रहा है, ठीक है ना, तो घूरती हुई दृष्टि दिखाई पड़ेगी। अच्छा, और इस ग्वाइटर क्यों बोला, हल्की सी सूजन भी आ जाती है। ग्लैंड में कैंसर हो गया, थोड़ी सूजन तो आएगी आएगी, ठीक है ना, उतनी नहीं आती जितनी उस ग्वाइटर में आती है, उसमें तो बहुत फूल जाती है, इसमें थोड़ी सी फूलती है, ठीक है ना। और ग्रेव डिजीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, ग्रेव का मतलब होता है दुखी, बहुत ज्यादा दुखी, तो व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इसमें, क्योंकि सारे फंक्शन उल्टे हो जाते हैं। अभी जैसे हम सबके फंक्शन नॉर्मल हो रहे हैं, इस समय फंक्शन सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी ऑल द फंक्शन इज एडवर्स्ड, सारे फंक्शन एडवर्स्ड हो जाएंगे। जैसे कुछ फीचर्स एनसीईआरटी में हैं, क्या क्या है देखो, इसमें कुछ फीचर्स हैं। क्या बोला था, अभी मैंने बोल भी दिया था ये बातें, बताओ। आई बॉल क्या हो जाएगी, आई बॉल प्रोट्रूड, प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मतलब बाहर आना, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, ड्यू टू बिहाइंड आई बॉल, आई बॉल के पीछे फैट इकट्ठा हो गया, ठीक है। स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बीएमआर बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वेट लॉस, वेट लॉस सबसे बड़ी मुसीबत है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, वेट लॉस वगैरह होने लगेगा। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर मतलब आई बॉल प्रोट्रूड हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट बिहाइंड द आई बॉल, स्वेलिंग हो जाएगी थायराइड ग्लैंड में, तभी तो ग्वाइटर वर्ड यूज कर रहे हैं। वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, तभी तो दुख की बात है कि खुशी की बात है, दुख की बात है ना, तो क्या नाम दिया गया, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव मतलब दुख की खुशी। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हाइपोसिक्रेशन हो तो प्रॉब्लम, और अगर हाइपर सिक्रेशन हो तो भी प्रॉब्लम। अब रोल ऑफ थायरॉक्सिन, कि थायरॉक्सिन करता क्या क्या है, तभी आपको पता चलेगा रोल ऑफ थायरॉक्सिन। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला टाइप से बता रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरबीसी फॉर्मेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं बीएमआर, अभी बोला था बीएमआर। बीएमआर क्या होती है, जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम मेटाबॉलिज्म चलाने की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब मिनिमम जिंदा रहने के लिए जो बीएमआर चाहिए ना, वो ये मेंटेन करता है, जिंदा रहने के लिए मिनिमम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के कमांड यही देता है, ठीक है ना। तो बीएमआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
तभी तो देखो जब कम निकला था तो शारीरिक और मानसिक विकास कम हो गया था, हुआ था कि नहीं? तो बीएमआर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आरबीसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के मेंटेनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आपको बता दिया गया फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बीएमआर कैसे चलेगा? बीएमआर तभी चलेगा जब सारे मेटाबॉलिज्म संतुलित हो, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल मेटाबॉलिज्म। ऑल मेटाबॉलिज्म से क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये सभी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके चलता है, ये सभी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके चलता है। तभी तो देखो अभी हम लोग ने एक केस किया था एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, सिक्रीशन बढ़ गया था कि घट गया था? बढ़ गया था कि घट गया था? बढ़ा था ना। तो देखो मैंने क्या लिखा था, बढ़ने से क्या हो जाएगा, बीएमआर बढ़ा था कि घटा था? बीएमआर बढ़ा था। जबकि जिस बच्चे में वो जो बच्चा नवजात शिशु पल रहा था, प्रेग्नेंट मदर वाला केस, उस केस में देखो क्या हुआ था, उसका बीएमआर घट जाता है। बीएमआर घट जाने से ना तो उसका इस कान का विकास हुआ, ना तो उसका बोलने वाले केंद्र का विकास हुआ, ना ऑडिटरी एरिया डेवलप हो पाया, ना स्पीकिंग एरिया डेवलप हो पाया, इसलिए वो बहरा था, इसीलिए वो गूंगा था, बोल नहीं पाता था। और ये वाला पॉइंट देखो, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम हो जाएगा क्योंकि थायरॉक्सिन की कमी हो गई थी। इसी वजह से क्या होता है, वो बच्चा कैसा हो जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त था, राइट। तो थायरॉक्सिन का रोल भी समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक और हार्मोन था, आपको बताया था थायराइड के अंदर जब टीएस काटा था तो कितनी चीजें दिखाई पड़ती थी, दो। एक था क्या, थायराइड फॉलिकल्स, और थायराइड फॉलिकल के अंदर की सेल को क्या बोलते थे, फॉलिकुलर सेल्स। ये थी फॉलिकुलर सेल्स, और बताया था फॉलिकुलर सेल क्या निकालती थी, थायरोग्लोबुलिन। जब ये आयोडीन के साथ मिलता था, तो फिर से याद दिला रहा हूं, दो हार्मोन बनते थे, T3 और, ठीक है ना, किसको थायरॉक्सिन कहते थे, T4 को थायरॉक्सिन कहते थे। ये सब हम लोग बता चुके हैं। और ये हमें कहां से मिलता था, डाइट से। जब इसकी कमी हो जाती थी तो होता था ग्वाइटर। जब किसी प्रेग्नेंट फीमेल में कमी होती थी तो बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता था। बच्चे का शारीरिक विकास रुका था कि मानसिक, की दोनों? अच्छा, फिर बच्चे की आईक्यू कम हो गई थी कि ज्यादा? बच्चा गूंगा था कि बहरा था कि दोनों? स्किन नॉर्मल कि अबनॉर्मल? अच्छा, अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यही काम हो जाता, अगर आयोडीन की कमी हो जाती तो क्या हो जाता? हाँ, तो हो जाता है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, या फिर ग्रेव डिजीज। ग्रेव क्यों बोला, वेट लॉस बहुत तेजी से होता है। वेट लॉस इतनी तेजी से होता है कि ऐसे आपको दया आ जाएगी देख करके, एकदम हट्टा कट्टा व्यक्ति, 1 महीने बाद मिलोगे तो बिल्कुल हड्डियां हड्डियां दिखाई पड़ेंगी। इसीलिए उसको बोलेंगे ग्रेव डिजीज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, और ये इसका क्या नाम था, सेंट्रल ल्यूमेन। दिस इज द ओनली ग्लैंड, क्या बताया था, दिस इज द ओनली ग्लैंड which can store their hormone in their central lumen। यही एकमात्र ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को अपने सेंट्रल ल्यूमेन में स्टोर कर सकती है। समझ में आई बात? इसके अलावा कोई भी ग्लैंड स्टोर नहीं करती है। तो ये तो हो गया थायराइड फॉलिकल। दूसरा यहाँ वाला टिश्यू है, इस टिश्यू का नाम है स्ट्रोमल टिश्यू। क्या नाम था, स्ट्रोमल टिश्यू। अब स्ट्रोमल टिश्यू में कुछ विशेष सेल होती है, यहाँ ब्लड वेसल भी होती है, आर्टरी होगी, वेन होगी, नर्व होगी, वो सब तो होंगी। उसके अलावा यहां पर स्पेशल सेल होती है बीच बीच में, और दे आर पैरेलल टू फॉलिकल। देखो पैरेलल है फॉलिकल के, तो क्या नाम पड़ा, पैरा, बोलिए बोलिए, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। इसी को सी सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या निकालती है, ये सिक्रीट है प्रोटीनस हार्मोन, प्रोटीनस हार्मोन which is non iodized ki iodized, which is
नॉन आयोडाइज्ड, नॉन आयोडाइज्ड है, आयोडीन की जरूरत नहीं है इसके लिए, बोला था मैंने आपको, आयोडीन की जरूरत इसके लिए है, T3 T4 के लिए, इसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इस हार्मोन का नाम है टीसीटी, टीसीटी का पूरा नाम है थायरो कैल्सीटोनिन। ये क्या कर रहा है, नाम से कैल्शियम को मेंटेन करेगा, थायराइड से निकला इसलिए थायरो, कैल्सीटोनिन क्योंकि कैल्शियम को मेंटेन करेगा। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा देता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। ये ब्लड का कैल्शियम लेवल घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, बोलो। तो स्टोमल टिश्यू में विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, दे आर पैरेलल टू द फॉलिकल, दैट इज व्हाई नोन एज पैरा फॉलिकुलर सेल। और पैरा फॉलिकुलर सेल को सी सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैल्शियम से वर्ड आया है, कैल्शियम से सी ले लिया गया ताकि याद रहे कि सी से कैल्शियम। ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में घटा रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है। पैराथायराइड ग्लैंड, अगली ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये रहा ट्रैकिया, जब इसको देखेंगे तो पीछे से दिखाई पड़ेगी, ये डॉर्सल व्यू है, डॉर्सल व्यू ये वाला इधर से देख रहे हैं ऐसे, डॉर्सल व्यू। तो इसका स्थमस पार्ट नहीं दिखाई पड़ेगा जैसा हमने पहले बताया था आपको, ठीक है। ये आपका लोब दिख रहा है, ये लोब भी आपका दिख रहा है, ठीक है, राइट लोब लेफ्ट लोब, ठीक है, राइट लोब बोल दें, लेफ्ट लोब बोल दो। स्थमस आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं होता। अब इसके चारों कॉर्नर पर वन ग्लैंड पाई जाती है, इसका नाम है पैरा थायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर ऑफ thyroid gland. It is two pair in numbers wise two pair है, और one pair at each lobe, एक पेयर हर एक लोब पे है, देखो हर एक लोब पे एक पेयर है। और इससे जो हार्मोन निकलता है ना वो भी प्रोटीनस हार्मोन निकलता है, नाम है उसका पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। इट सिक्रीट पैराथार्मोन, शॉर्ट में बोलते पीटीएच, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो होता है उसको पीटीएच बोलते हैं, पीटीएच, पैराथार्मोन या पीटीएच निकालता है। और ये पीटीएच करता क्या है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। उल्टा है, कैल्शियम के लेवल को घटाया किसने था, टीसीटी ने, और ये बढ़ा देता है, दोनों मिलकर के संतुलित करते हैं। टीसीटी क्या करता है, घटाता है, ये बढ़ा देता है, दोनों मिलकर के संतुलित करते हैं कैल्शियम के लेवल को। ये क्या करता है, इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। यहां पे याद दिलाना चाहेंगे, टीसीटी कैल्शियम लेवल को ब्लड में घटाता था, तो दोनों अपोजिट है ना, बताओ, पीटीएच का अपोजिट टीसीटी, पीटीएच का अपोजिट टीसीटी, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, दोनों मिलकर कैल्शियम आयन को मेंटेन करते हैं ब्लड में, दोनों मिलकर के कैल्शियम आयन को ब्लड में मेंटेन करते हैं। टीसीटी घटाता है, ये बढ़ाता है। कितनी बातें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो
यहां लिख देते हैं, ये लिख देते हैं ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल्स में हमें ये ब्लड वेसल में ब्लड भरा हुआ है, ब्लड में कैल्शियम को किसी भी तरीके से बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ेगा? तीन तरीके हैं। एक तो जीआईटी, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसमें पेट और इंटेस्टाइन आ जाता है, ठीक है। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। पीटीएच क्या करेगा? इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कहां से? जीआईटी से। अब कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा। दूसरा, ये किडनी से, किडनी जो है उसके अंदर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यहां पे बोला है एब्जॉर्प्शन, यहां पर बोलेंगे कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहां पे कौन सी घटना होती थी? एब्जॉर्प्शन की रीअब्जॉर्प्शन, है ना। तो याद रखिएगा, यहां से क्या करता है, ये यहां ले आता है। पीटीएच, पीटीएच कहां काम कर रहा है? किडनी पे। किडनी में क्या कर रहा है? इंक्रीज कैल्शियम। अब एब्जॉर्प्शन लिखे कि रीअब्जॉर्प्शन? रीअब्जॉर्प्शन। और कहां से? फ्रॉम किडनी। ये कहां से? फ्रॉम जीआईटी। ये जीआईटी से एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो कहां से एब्जॉर्ब करके ला रहा है? किडनी से। दो जगह से तो हो गया। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। एक जगह और बची हुई है, कहां से? सोचो, बताओ। एक एक जगह कैल्शियम बहुत ज्यादा स्टोर है, हड्डियों में, तो हड्डियों को छोड़ दोगे क्या? बोन से क्या करता है? ये बोन्स है, बोन से भी कैल्शियम को यहां ले आएगा पीटीएच। ये क्या करता है? इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब होता है डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। ये हड्डियों से कैल्शियम को गला के ले वो कैल्शियम को निकाल के ले आएगा, जिससे हड्डियां गलेंगी, जिससे हड्डियां क्या हो जाएंगी? हड्डियों में कैल्शियम स्टोर है, कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम यहां से निकाल लाएंगे, जिससे हड्डियां वीक हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा पीटीएच निकलने से हड्डी वीक होती है, ठीक है ना। तो बताओ, यहां से भी इसने क्या किया? इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब हो गया क्या? डिसोल्यूशन। बोन को डिसोल्व करेगी, या बोन का मिनरल निकाल लेगी। मिनरल निकाल लेने को बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन। कहां से? बोन से। कुल मिला के इसने कैल्शियम को बढ़ा लिया कि घटा लिया? इसीलिए इसे कौन सा हार्मोन बोलते हैं? इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। पीटीएच को कौन सा हार्मोन बोलते हैं? बोलो। पीटीएच इज हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। जबकि हाइपोकैल्सीमिक किसे बोला था? टीसीटी इज हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, कैल्शियम को घटाता था। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इफ पीटीएच का ओवर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, बताओ। अगर पीटीएच का ओवर सिक्रेशन रिपोर्ट किया जाए, रिपोर्टेड, तो क्या होगा? तो बोन हो जाएंगी फ्रेगाइल। क्यों? अगर ज्यादा निकल रहा है तो हड्डियां ज्यादा गलेंगी, हड्डियां ज्यादा गलेंगी तो हड्डियों में से कैल्शियम बाहर आ जाएगा, तो बोन इज फ्रेगाइल। फ्रेगाइल यानी बोन हो जाएगी भंगुर। जरा सा भी चोट लगा फ्रैक्चर, जरा भी चोट लगा फ्रैक्चर हो जाएगा। अब एक छोटी सी ग्लैंड है थाइमस,
इट इज ऑल्सो बाइलोब्ड लाइक थायराइड। ये भी थायराइड की तरह बाइलोब्ड होती है। ये कहां प्रेजेंट होती है? ये हमारे हार्ट के एरोटा के वेंट्रल साइड पे होती है, यानी हार्ट के एरोटा के आगे और चेस्ट बोन के पीछे। यानी ये हमारे हार्ट के एरोटा निकलती थी ना हार्ट से, एरोटा के वेंट्रल पार्ट साइड पे, वेंट्रल पार्ट में व चेस्ट बोन या स्टर्नम, याद है स्टर्नम के बैक साइड में प्रेजेंट होती है। ये हमारे हार्ट के एरोटा के आगे और चेस्ट बोन के पीछे होती है, तो दोनों के बीच में हो गई है ना। यानी ये दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, यानी दिल के करीब है, सबसे करीब यही है दिल के। अच्छा, थाइमस जो होता है ना, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। थाइमस से भी एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, सिक्रीट पेप्टाइड या प्रोटीनस हार्मोन, पेप्टाइड या प्रोटीनस हार्मोन, दैट इज थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम क्या है? ये इमैच्योर, ये इमैच्योर लिम्फोसाइट्स को मैच्योर टी सेल्स में डिफरेंशिएट करता है। ये इमैच्योर लिम्फोसाइट को मैच्योर टी सेल्स में डिफरेंशिएट कर देता है, यानी इसका काम है डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल। इसका काम है डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल, यानी मैं बोलूं हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल। अगर आपको याद हो तो ये टी सेल किसका प्रकार है? टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। याद है कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के, बी और, अगर बोन मैरो में ही डिफरेंशिएट हो गए तो बी, और अगर थाइमस में आके डिफरेंशिएट हुए तो टी। अगर बोन मैरो में रह गए तो होते और इनका विकास वहां हो गया होता तो क्या बोलते? बी। बोन मैरो से वर्ड आता बी और थाइमस से वर्ड आया टी। बताओ ऐसी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में डिफरेंशिएट हो जाती है उन्हें क्या बोलेंगे? और जो जो थाइमस में आके विकसित हुई उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? तो टी। तो दो प्रकार की थी, एक टी और एक बी। टी और बी। तो ये किसको डिफरेंशिएट करती? टी को कि बी को? टी सेल को डिफरेंशिएट कर देती है। और टी सेल है क्या? टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब ये जो टी सेल होती है क्या करती है? टी सेल हेल्प्स इन सीएमआई, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। पढ़ोगे आप, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी दुश्मनों को कहां मारेंगी? सेल के अंदर, सेल सहित। ये पूरे सेल जिसके अंदर संक्रमण हो गया ना, उसको प्लस उसके अंदर उपस्थित दुश्मन को ही मार देती है, इसलिए नाम पड़ा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है ना। टी सेल एक और काम कराती है, ऑल्सो कॉल बी सेल। बी सेल को भी बुला लेती है। टी सेल के पास ऐसी पावर है कि बी सेल को भी बुला लेगी। बी सेल के बुलाने पे टी सेल नहीं आएगी, लेकिन टी सेल के बुलाने पे बी सेल आ जाएगी। तो ऑल्सो कॉल बी सेल टू प्रमोट एक नई इम्यूनिटी। कौन सी? एचएमआई। एचएमआई को बोलते हैं ह्यूमोरल
मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल के बाहर जो दुश्मन है ना उनको मारेगी, ब्लड में, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में उनको मार देगी। और जितने भी लिक्विड होते हैं बॉडी के उसके लिए वर्ड आता है ह्यूमोरल। तो ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसी इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बनता है, इसीलिए इसको एएमआई भी कहते हैं। बताओ एंटीबॉडी कौन बना सकता है, बी सेल की टी सेल? इसीलिए इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, इम्यूनिटी भी कहते हैं, राइट। तो ये इसका रूल फिनिश हो गया। अच्छा एक आखिरी बात, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, देखो नोट करके, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक तो ये बढ़ेगा, प्यूबर्टी यानी टीनेज, प्यूबर्टी यानी टीनेज, किशोरावस्था, किस तक तो ये बढ़ेगा, यहां पे मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम इन साइज, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा ना, इसके बाद स्टार्ट टू डिक्रीज, स्टार्ट टू डिक्रीज, छोटा होता जाएगा, इसका साइज जो है ना छोटा होता जाएगा। जन्म से लेके किशोरावस्था तक साइज बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, करीब बर्थ के समय जितना था थोड़ा थोड़ा बढ़ा, 2-3 वर्षों में काफी तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ आके करीब 35-40 ग्राम का हो जाता है, 35-40 ग्राम का यहाँ हो जाता है, फिर धीरे 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 छोटा होता जाता है। 35 से अगले साल हो जाएगा 34, उसके बाद हो जाएगा 33, फिर 32, फिर 31, ऐसे कम होता जाएगा, करीब ओल्ड एज आते आते 15 ग्राम का रह जाता है। यानी बताओ किस अवस्था में सबसे छोटा हो जाएगा, ओल्ड अवस्था में, यानी स्टार्ट टू डिक्रीज। सो स्मॉलेस्ट इन ओल्ड स्टेज, अगर ओल्ड स्टेज में सबसे छोटा हो जाएगा तो बताओ थाइमोसिन का सिक्रीशन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, थाइमोसिन घट जाएगा, तो बताओ टी सेल की संख्या भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर टी सेल की संख्या घट गई तो बताओ इम्यूनिटी भी घट जाएगी, इम्यूनिटी घट गई तो बताओ क्या हो जाएगा, ओल्ड पर्सन क्या हो जाएगा, वीक, वीक हो जाएगा, वीक, कमजोर। तभी तो बुढ़ापे में कमजोरी आने लगती है, क्योंकि बुढ़ापे में हमारी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि जो ग्लैंड हमारी सुरक्षा कर रही थी अब वही ग्लैंड सिकुड़ गई। इसीलिए पूछा जाता है ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो इम्यूनिटी से संबंधित होती है, यानी थाइमस इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, थाइमस इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, थाइमस इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता, है ना, प्रतिरोधक क्षमता, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करती है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग ने देखा था इसका वेंट्रल साइड, हम लोग ने इसका देखा डोर्सल साइड। पैराथायराइड ग्लैंड किस साइड पे होती है पता चल गया, और थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कैसे दिखती है, किस तरीके की होती है। अंदर गए तो हमें क्या दिखा, हमें फॉलिकल दिखे और स्टोमल टिश्यू दिखा। फॉलिकल जो होता है उसके अंदर फॉलिकुलर सेल दिख रही है, वही बनाएंगी T3 T4। यहाँ पर हमें पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल दिख रही है, ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी, बोलो, टीसीटी, कैल्शियम को घटाएंगी बढ़ाएंगी, जबकि कैल्शियम को बढ़ाता कौन था, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। क्लियर? फंक्शन ऑफ थायराइड मैंने बताया था आपको, बीएमआर को रेगुलेट करता है यानी मेंटेन करता है। थायराइड और क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाता है, बताया था ना। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, पानी भी। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड प्रोटीन भी निकालता है, कौन सी प्रोटीन वाला हार्मोन निकालता है, टीसीटी। टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है कि बढ़ाता है, राइट। ये सब क्लियर करा दिया, ये तो कल वाला केस है, ठीक है। क्रिटिनिज्म आज कराया है, थायराइड वाले ड्वार्फ को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। इसमें बच्चा मानसिक रूप से भी विक्षिप्त था और शारीरिक रूप से भी विक्षिप्त होता है, ठीक है ना, और डिस्प्रोपोर्शनेट उसका बॉडी का ग्रोथ होता है, यानी कि रेशियो बिगड़ जाता है उसकी बॉडी का। इतनी बात क्लियर है?
हम लोग ने थायराइड ग्लैंड पढ़ा भी। क्या लिखा है? थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब विच आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। कवर था? Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue that is known as isthmus. याद आया? फिर बोला गया थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। हर एक थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या पाई जाती थी? फॉलिकुलर सेल, जो किसको घेरे रहती थी? कैविटी को। कैविटी का नाम था सेंट्रल ल्यूमेन। सेंट्रल ल्यूमेन फॉलिकुलर सेल बनाती थी दो हार्मोन, एक का नाम था T3 और एक का नाम था T4। T3 को आयोडीन बोलते, थायरॉक्सिन बोलते हैं कि T4 को? T4 को देखो बोलते हैं। और क्या बोला गया? यदि आयोडीन की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, और अगर आयोडीन मिलता रहा तो नॉर्मल रेट से बनेगा थायरॉक्सिन, यानी थायरॉक्सिन नॉर्मल रेट से बनेगा। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो गई हमारे खाने में, डाइट यानी खाने में कमी हो गई, तो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाएगा और इस तरह से हमारी जो ग्लैंड होती है ना काफी फूल जाती है, फैल जाती है, और तब इसे बोलते हैं घेगा या ग्वाइटर। घेगा या ग्वाइटर। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म जब भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल में होगा तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैचुरेशन होगा किसका? नियोनेट्स का। ग्रोइंग बेबी यानी नियोनेट्स का विकास रुक जाएगा। स्टंटेड मतलब उसका शारीरिक विकास रुकेगा, और इसीलिए क्रेटिन इस वर्ड यूज किया था। मेंटली रिटार्डेड होगा, आईक्यू लो होगी कि हाई होगी? एबनॉर्मल स्किन की नॉर्मल स्किन, गूंगा की बहरा की दोनों, ना तो डीफ एंड म्यूटिज्म, ठीक है ना सुन पाएगा ना बोल पाएगा। अगर एडल्ट ह्यूमन में हो रहा है हाइपोथायराइडिज्म तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी हो जाएगी? इरेगुलर। अगर कैंसर हो गया थायराइड ग्लैंड में तो बताओ नोड्यूल यानी गांठें बन जाएंगी, और गांठें बनने पर रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड विल बी इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो जाएगा, हाई लेवल हो जाएगा, और इसको बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। इससे काम उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब बीएमआर ये कंट्रोल कर रहा था, अब बीएमआर बढ़ जाएगा, है ना? पहले सारे मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल कर रहा था, अब सारे मेटाबॉलिज्म अब नॉर्मल हो जाएंगे। थायराइड ग्लैंड का काम क्या था? थायरॉक्सिन का काम क्या था? देखो, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर पहला काम, दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन करना, तीसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है। थायराइड ग्लैंड और क्या सिक्रीट करती है? प्रोटीन का हार्मोन, नाम टीसीटी। टीसीटी का पूरा नाम थायरोकैल्सिटोनिन लिखा है। ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब क्या? घटाता है बढ़ाता है? घटाता है कि बढ़ाता है? पैराथायराइड ग्लैंड कितने होते हैं? 4, ठीक है ना? बैक साइड पर होते हैं कि फ्रंट साइड पे? बैक साइड पे। डॉर्सल पे कि वेंट्रल पे? डॉर्सल पे। 1 पेयर ऑन ईच लोब, ठीक है। और पैराथायराइड ग्लैंड से भी पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, नाम है पैराथार्मोन पीटीएच, और ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करेगा? बढ़ा के कि घटा के? लिखा हुआ इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। पीटीएच क्या करेगा? हड्डियों पे काम करेगा, हड्डियों का रीजॉर्प्शन बढ़ा देगा। रीजॉर्प्शन यानी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन को बोला था डीमिनरलाइजेशन। पीटीएच और क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। किसका? कैल्शियम का। कहां से? रीनल ट्यूब्यूल। अरे मैंने किडनी के अंदर बोला था ना, किडनी की यूनिट का नाम रीनल ट्यूब्यूल। और इंक्रीज कर देता है कैल्शियम को कहां से? जीआईटी से। जीआईटी यानी डाइजेस्टेड फूड, है ना, वहां से ले आएगा। एंड दस क्लियर, इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन था। कैल्शियम को बढ़ाएगा कि घटाएगा? जबकि बताओ टीसीटी ने क्या किया था? दोनों मिलकर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहे थे बॉडी के अंदर। थाइमस अभी अभी पढ़ा है, थाइमस भी लोबुलर ग्लैंड है, और ये लोकेटेड होती है बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू द एरोटा। एरोटा के आगे, स्टर्नम के पीछे। थाइमस प्ले करती इंपॉर्टेंट रोल। किसके लिए रोल प्ले करती है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि सीएमआई और एचएमआई कहां के सेल है? इम्यूनिटी की सेल है, इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है। दिस ग्लैंड सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन नोन एज थाइमोसिन। थाइमोसिन मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए? डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल के डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल, टी सेल। लेकिन कह रहा है ये जो इम्यूनिटी कंट्रोल करेगा उसको सीएमआई बोलते हैं, सीएमआई सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा ये थाइमोसिन और क्या कर सकता है? एंटीबॉडी भी बना सकता है। किसके द्वारा? एचएमआई के द्वारा। और एचएमआई कंट्रोल कौन कराता है? बी सेल।
लिखा दिया था कि टी सेल के पास पावर है कि वो बी सेल को बुला सके, लेकिन बी सेल के पास वो पावर नहीं है कि वो टी सेल को बुला सके। मतलब जब भी कभी बॉडी में सीएमआई होगी तो एचएमआई अपने आप हो जाएगी, लेकिन जब एचएमआई होगी तो सीएमआई नहीं होगी। समझ आई बात? थाइमस डीजनरेट हो जाता है, यानी डीजनरेट यानी कि छोटा होने लगता है, और रिजल्ट इसका क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है कि क्या? थाइमोसिन। और इसका परिणाम क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन बिकम्स वीक, यानी पर्सन वीक हो जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो गई, इम्यूनिटी कमजोर हो गई, पर्सन हो जाएगा वीक। इतनी बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक है ना? तो यहां तक अपना हो गया, इसके आगे कल करते हैं।